بعد از عمری مجاهدت حسینی و دائمی و خستگی ناپذیر، روح بلند و ملکوتی کوه نستوه ولایت، پدر مهربان امت، رهبر و امام مسلمین حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد گوارای شهادت را نوشیدند و به ملکوت اعلی پیوستند. शाम के ही और कुछ बहुत करीबी लोगों के साथ वो एक मीटिंग कर रहे थे और जिस समय बम गिरा है उस समय वो अपने घर में थे। ये सारे लोग एक साथ शहीद हो गए। 2 बार जाने के बीच में जब यह खबर आई कि ईरान के सबसे बड़े रहनुमा का अंत हो गया, तो इस खबर ने दुनिया की सांसें रोक दी। बड़ी बात दोस्तों, इसराइल के हमले में इसराइल ने एक स्कूल पर हमला किया और उस स्कूल में 100 लोग मारे गए, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। सबसे शॉकिंग बात दोस्तों, जब वो हमला हुआ था तो उसकी आलोचना मध्य पूर्व में किसी मुस्लिम देश ने नहीं की। सही सुना आपने, सब लोग ईरान की आलोचना कर रहे थे। मगर कायरता का आलम देखिए दोस्तों, किसी ने भी इसराइल द्वारा किए गए हमले जिसमें 100 स्कूली बच्चे, और यह स्कूल जो है लड़कियों का स्कूल था, वहां पर इसराइल ने हमला किया, मगर किसी ने उसकी आलोचना नहीं की। आज ये बहुत जरूरी हो जाता है सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत के बाद कि उनके मायने क्या थे और भविष्य में इसका क्या असर पड़ने वाला है, गौर फरमाया जाए। खामेनी ने 1989 में इस्लामिक रिपब्लिक की कमान संभाली, जब उससे एक दशक पहले इस्लामिक क्रांति का नेतृत्व करने वाले करिश्माई नेता आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी की मौत हो गई थी। जहां खोमेनी उस क्रांति के वैचारिक ताकत थे जिसने रजा पहलवी राजशाही को खत्म किया, वहीं खामेनी ने ईरान की सेना और अर्ध सैनिक ढांचे को आकार दिया। यही ढांचा एक तरफ ईरान के दुश्मनों से रक्षा करता है और दूसरी तरफ उसे अपनी सीमाओं से बाहर भी प्रभाव देता है। सुप्रीम लीडर बनने से पहले खामेनी 1980 के दशक में इराक के साथ खूनी युद्ध के दौरान ईरान के राष्ट्रपति थे। उस लंबी और थका देने वाली लड़ाई और इस बात ने कई पश्चिमी देशों ने इराकी नेता सद्दाम हुसैन का साथ दिया। खामेनी के मन में पश्चिम, खासकर अमेरिका के प्रति गहरा अविश्वास पैदा कर दिया, ऐसा विश्लेषकों का कहना है। यही सोच उनके लंबे शासन की बुनियाद बनी। इससे धारणा मजबूत हुई कि ईरान को हमेशा बाहरी और अंदरूनी खतरों के खिलाफ चौकन्ना और रक्षा की स्थिति में रहना चाहिए। ईरान मामलों के विशेषज्ञ और ईरान ग्रैंड स्ट्रैटेजी अ पॉलिटिकल हिस्ट्री के लेखक वली नस्र कहते हैं, लोग ईरान को एक धार्मिक शासन थियोक्रेसी के रूप में देखते हैं क्योंकि खामेनी पगड़ी पहनते हैं और राज्य की भाषा धर्म से जुड़ी है, लेकिन असल में वो एक युद्धकालीन राष्ट्रपति थे जो युद्ध के अनुभव के साथ इस सोच से बाहर आए कि ईरान असुरक्षित है और उसे मजबूत सुरक्षा की जरूरत है। उनके नजरिए में अमेरिका ईरान का दुश्मन है और क्रांति, इस्लामिक रिपब्लिक और राष्ट्रवाद ये सब अलग नहीं है, बल्कि एक ही ढांचे का हिस्सा है जिन्हें हर पल में सुरक्षित रखना जरूरी है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। मगर बड़ा प्रश्न, खामेनी की मौत के बाद क्या होगा? ट्रंप ये लगातार कह रहे हैं कि अब इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर और ईरानी सेना को हथियार डाल देने चाहिए, मगर हमें जो वहां से संकेत मिल रहे हैं, फिलहाल ईरान झुकने को तैयार नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि खामेनी की इस मौत के बाद, उनके निधन के बाद IRGC यानी इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर क्या कर रहा है, गौर फरमाया जाए। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के पब्लिक रिलेशंस ने ऐलान किया कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की तीसरी और चौथी लहर शुरू हो गई है। यह कार्रवाई शनिवार 28 फरवरी 2026 को इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ हुए अमेरिका इसराइल हमलों के जवाब में की जा रही है, जबकि उसी वक्त तेहरान वाशिंगटन के बीच ओमान की मध्यस्थता में न्यूक्लियर बातचीत चल रही थी। IRGC ने रविवार तड़के अपने तीसरे बयान में कहा कि यह ऑपरेशन लगातार अमेरिकी और जायनिस्ट शासन यानी इसराइल के बड़े सैन्य और सुरक्षा ठिकानों को निशाना बना रहा है। बयान के मुताबिक इस बार ट्रू प्रॉमिस 3 से ज्यादा एडवांस मिसाइलें इस्तेमाल की जा रही हैं जो ज्यादा सटीक और ज्यादा तबाही मचाने वाली हैं। बयान में कहा गया है कि IRGC की फोर्सेस इलाके में दुश्मन के स्थायी और मोबाइल ठिकानों को ईरानी मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले शाम IRGC ने दावा किया कि अमेरिकी जहाज MST को ईरानी नौसेना की मिसाइलों से गंभीर नुकसान पहुंचा है। अमेरिका और इसराइल ने ईरान के 24 प्रांतों के कई शहरों में हवाई हमले किए थे, वो भी वियना में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तय बातचीत में सिर्फ 2 दिन पहले। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, सोमवार को टेक्निकल पक्ष यानी कि अमेरिका और ईरान के टेक्निकल पक्ष के बीच में बातचीत शुरू होने वाली थी, मगर जाहिर सी बात है कि खामेनी की मौत के बाद यह पूरी बातचीत जो है अब पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। जैसे मैंने कहा, यह ईरान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और अब यह देखना है कि खामेनी की मौत के बाद क्या वाकई IRGC ईरानी सेना हथियार डाल देंगे। मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा ईरान के बड़े नेता अली लारिजानी के इस बयान की तरफ, गौर फरमाया जाए। अली लारिजानी जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव हैं, उन्होंने कहा है कि ईरानी जनता अमेरिका और इसराइल को उनके हमलों पर पछताने पर मजबूर कर देगी। लारिजानी ने शनिवार को अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, हम जायनिस्ट अपराधियों और घटिया अमेरिकियों को
उनके किए पर पछतावा कराएंगे। ईरान के बहादुर सैनिक और महान जनता इन अत्याचारी अंतर्राष्ट्रीय शैतानों को ऐसा सबक सिखाएंगे जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। इससे पहले उसी दिन अमेरिका और इस्राइल ने ईरान के 24 प्रांतों के कई शहरों में हवाई हमले किए, जिसमें सैन्य ठिकानों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया है। ईरानी रेड क्रेसेंट सोसाइटी के मुताबिक स्थानीय समय 8:45 तक कम से कम 201 लोगों की मौतों की पुष्टि हो चुकी है। उस समय तक 737 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो यकीनन दोस्तों, एक बहुत बड़ा अध्याय न सिर्फ ईरान का बल्कि मध्य पूर्व का एक बहुत बड़ा अध्याय आज समाप्त हो गया। आज डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को मौत के घाट उतार दिया है। और अगर उतारा है तो क्या दुनिया में अब शांति आएगी या फिर पूरी दुनिया एक ऐसी आग में झोंक दी जाएगी जिसका अंत क्या होगा वो किसी को नहीं पता। 28 फरवरी 2026 को ईरान पर हमले होने शुरू हो गए। ईरान पलटवार कर रहा है। 3 दुनिया के बड़े देश इजराइल, अमेरिका, ईरान 3 अलग अलग ऑपरेशन चला रहे हैं। इन ऑपरेशन में दिन भर में सैकड़ों लोग मारे गए हैं। लेकिन इन सैकड़ों लोगों के मारे जाने के बीच में जब यह खबर आई कि ईरान के सबसे बड़े रहनुमा का अंत हो गया, तो इस खबर ने दुनिया की सांसें रोक दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ये दोनों कह रहे हैं कि हमने अपने सबसे बड़े दुश्मन और एक बड़े एविल यानी शैतान को मार गिराया है। वो कह रहे हैं कि हमने शैतान के साथ साथ उसके खानदान और इजराइल के तमाम थिंक टैंक, चाहे वो नेता के तौर पर हो या फिर फौज के तौर पर, सबको मार डाला है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सच या फिर एक खौफनाक शुरुआत कर सके। ईरान की मीडिया, वहां के विदेश मंत्री यह दावा कर रहे हैं कि खामनोई जिंदा है, वो फील्ड में कमांड कर रहे हैं, वो बदला लेंगे। इजराइल और अमेरिका को उसकी औकात याद दिखाई जाएगी। लेकिन संकेत कहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी स्पीच लास्ट मोमेंट पर कैंसिल कर दी गई। उनकी रहस्यमयी चुप्पी कई कहानियों को बयां कर रही है। और इन कहानियों के बीच में मोसाद का वो ट्रैक रिकॉर्ड जो यह दावा करता है कि मोसाद जिसके पीछे पड़ा उसको खत्म कर दिया। क्योंकि मोसाद को लेकर यह माना जाता है कि मोसाद के पास जानकारी अपने दुश्मन के बेडरूम तक होती है। सवाल यह कि क्या मोसाद ने ट्रैप करके खामनोई उनके साथ वालों को मरवा दिया? क्योंकि युद्ध आमतौर पर रात में होते हैं। बैठक सुबह 8:15 बजे हो रही थी। 8:15 बजे क्या सब एक साथ बैठे और उसी वक्त किसी ने जानकारी दी और मोसाद इजराइल ने वहां पर बम बरसाकर सबको एक साथ खत्म कर दिया? या फिर यह मोसाद का एक बड़ा साइकोलॉजिकल वॉर है? यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। और इससे बड़ा सवाल यह है कि ईरान की जनता अब क्या करेगी? क्योंकि चाहे नेतन्याहू हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप, वो ईरान की जनता से कह रहे थे कि देखो हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं। लेकिन जब ईरान की सड़कों पर सैकड़ों बच्चों का कत्ल हुआ, जब ईरान के सर्वोच्च नेता, उनके 40 से अधिक टॉप कमांडर्स को मार गिराया गया, तो क्या ईरान की जनता जो है वो अमेरिका, इजराइल के साथ खड़ी होगी या इन मासूमों के जनाजों को देखकर महाजिहाद की तरफ बढ़ेगी? दावे रोंगटे खड़े करने वाले हैं, क्योंकि इस ऑपरेशन में खामनोई के पूरे खानदान को निशाना बनाने की बात की जा रही है। दुनिया डरी हुई है, भारत भी डरा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से हमले हो रहे हैं उसने 90 लाख भारतीयों को इस जलती हुई खाड़ी में असुरक्षित कर दिया। और भारत के मन में डर यह है कि क्या वो अपने लोगों को यहां से सुरक्षित निकाल पाएगा, क्या उसके लोग सुरक्षित हैं? सवाल दुनिया को लेकर भी, क्या दुनिया विश्व युद्ध की तरफ बढ़ने वाली है? क्योंकि दुनिया के अलग अलग मुल्क जो हैं वो अलग अलग तरफ घटते बढ़ते जा रहे हैं। कोई ईरान की तरफ जा रहा है, कोई अमेरिका की तरफ जा रहा है। और सवाल यह है कि क्या ट्रंप, नेतन्याहू ने विश्व को वर्ल्ड वॉर की तरफ भेज दिया है या खामनोई का खात्मा करके ईरान का नक्शा बदल दिया है और एक नए दौर की शुरुआत कर दी है? नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आपके पास समय है तभी इस वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपके मन में इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान युद्ध के सारे सवालों के जवाब देंगे। खामनोई के जिंदा रहने, ईरान के पलटवार करने की सारी बातें जो हैं हम आपको बता रहे हैं। हमारी आपसे गुजारिश है कि अब जब ये युद्ध की शुरुआत हो गई है तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सही खबर हम आप तक पहुंचा सकें। क्योंकि युद्ध के दौरान सबसे जल्दी या पहली जंग जो लड़ी जाती है वो इंफॉर्मेशन की होती है, फेक न्यूज की होती है। ऐसे में जब दुनिया भरी खबरें वायरल हैं तो आप तक सच्ची और सटीक खबरें हम पहुंचाते रहेंगे। आप व्हाट्सएप पे जुड़ेंगे तो वीडियोस अपने आप तक पहुंच जाएंगे। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में डाल रखा है। अब सवाल पहला, क्या खामनोई के अंत के साथ ईरान का परमाणु खेल खत्म? क्योंकि इजराइल ने इस मिशन को ऑपरेशन लॉयन रोड नाम दिया था, शेर की दहाड़। अब खबर यह आ रही है कि यह हमला इतना सटीक था इजराइल का कि खामनोई, उसके परिवार के सदस्य जिसमें दामाद, बहू, सब मर गए। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि तेहरान का वो जो अभेद कॉम्प्लेक्स था उस पर एक साथ बंकर बस्टर मिसाइलें दागी गई। इतना भयंकर धमाका था कि संभलने का मौका ही नहीं दिया। इजराइल ने प्लानिंग के तहत रात के अंधेरे का इंतजार नहीं किया, सुबह 8:15 बजे दिन के उजाले में हमला किया। फॉक्स रिपोर्ट ने तो कह दिया कि 40 सबसे बड़े नेता, शीर्ष अधिकारी एक साथ मारे गए। रिपोर्ट में तो यह भी दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू ने खामनोई की लाश को देखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ट्वीट कर दिया कि अब खामनोई मर चुके हैं, ईरान की पूरी हुकूमत जो है उसके सिर को हमने काट दिया है। ट्रंप ने यहां तक कहा कि अब ईरान को इससे निकलने में दशकों लग जाएंगे। हालांकि ये दावे अब तक सत्य नहीं है, पुष्टि नहीं हुई,
लेकिन जिस बात की पुष्टि हुई है उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है, क्योंकि यह ऑपरेशन लॉ एंड रोर के बीच दुनिया ने तबाही की तस्वीरें देखी। ईरान के दक्षिण इलाके से मीनाब से एक स्कूल पर हमला होता है, 108 मासूम बच्चे मर जाते हैं। जो तस्वीरें आई वो आंखों से आंसू निकालने वाली थी, क्योंकि कोई पिता अपनी बच्ची की किताब को पलट रहा था, कोई बैग से अपने बच्चों को पहचान रहा था। 108 मासूम बच्चे अमेरिका, इजराइल और ईरान की लड़ाई की भेंट चढ़ गए। वॉलीबॉल की 20 महिला खिलाड़ियां इसकी भेंट चढ़ गई। ईरान में 200 से अधिक लोग मर चुके हैं। मासूमों और खिलाड़ियों के खून से सनी जमीनें जो है वो चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि जंग केवल सेना तक नहीं है। वो जो दावा किया जा रहा है कि हम टारगेटेड अटैक कर रहे हैं वो सच नहीं है, एक काला सच और है, और वो मासूमों के खून से लिखा जा रहा है। और इन सब के बीच में वो सवाल है कि अगर खामनोई उस कमरे में मार दिए गए तो क्या तेहरान के भरोसेमंद घेरे में कोई गद्दार बैठा था? मोसाद पहले भी कर चुका है। ईरान की टॉप लीडरशिप में, टॉप पदों तक वो अपने स्पाई को बैठा चुका है। और अगर इस बार ये हुआ है और ये खामनई मारे गए तो ईरान की मोसाद ने फिर वही करवाया है। किसी गद्दार को बैठाया ईरान की फौज में खामनई के आसपास, जिसने मोसाद को पल पल की लोकेशन और ऑपरेशन रोड को सक्सेसफुल कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका, जिनका ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, वो भी यह दावा कर रहा है कि हमने तेहरान की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया है, नेतृत्व खत्म कर दिया है। यह दावा किया जा रहा है कि मलबा जो था उसमें खामनई की पहचान वाली अंगूठी मिली है, जो इस खबर को पुख्ता कर रही है। तो क्या किसी गद्दार ने ईरान को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया, खामनई के शासन को खत्म कर दिया? वो खामनई जो बीते 40-50 साल से हर चीज से लड़कर जिंदा थे, जिन्हें ईरान में अमर जैसा माना जा रहा था, वो अब एक बार में युद्ध की शुरुआत में खत्म हो गई? या फिर यह लड़ाई बाकी है? फतेह खबर बाकी है। खामनई की मौत के दावे अधूरे हैं। देखो, ईरान ने पलटवार तो किया है। खामनई जिंदा हैं या मर गए ये पता नहीं, लेकिन ईरान ने प्रतिशोध में पलटवार किया और नाम दिया है फतेह खैबर। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने जब प्रतिशोध का बटन दबाया तो 400 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें और सुसाइड ड्रोन जो हैं वो आग के गोलों की तरह आसमान में उड़े। ईरान का संदेश साफ था कि अगर हमारे घर पर हमला करोगे तो दुनिया में कोई सुरक्षित नहीं है। आधी रात को ईरान की मिसाइलें दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दहला रही थी, वो बहरीन को दहला रही थी, कतर को दहला रही थी। शिया और सुन्नी देश के जरिए एक मुस्लिम एकता का दावा जो था वो खोखला पड़ रहा था, क्योंकि शिया देश ईरान ने अपने आसपास के 6 सुन्नी देशों पर हमला किया था, यह कहते हुए कि तुम अमेरिका का साथ दे रहे हो, हमला तुम्हारे कर देंगे। दुबई एयरपोर्ट इसका नतीजा है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। दुबई जैसे आलीशान शहर में आज खौफ का मंजर है कि लोग लग्जरी छोड़कर अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में शरण ले रहे हैं, घबराए हुए हैं, कांप रहे हैं। बुर्ज खलीफा के बगल में मिसाइल गिरी है, तमाम बड़े बड़े होटलों पर मिसाइल गिरी है। ईरान ने मिसाइलों के साथ साथ खाड़ी देशों के डिजिटल सिस्टम पर भी साइबर अटैक किया है, जिससे बड़े शहरों की बिजली जो चली गई है। ईरान ने बता दिया कि वो एक रात में हारने वाला नहीं है। हालांकि इन हमलों ने आपस में नुकसान भी किया है। सऊदी अरब, जिसे ईरान अपना भाई कहता था, उसी सऊदी अरब ने इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर अब ईरान पर हमला करने की बात कही, क्योंकि अबू धाबी में एक नागरिक की मौत हुई है। इजराइल, अमेरिका और ईरान की लड़ाई अब धीरे धीरे दुनिया के कई मुल्कों की लड़ाई बनती जा रही है। और सवाल इसीलिए बार बार यह उठ रहा है कि क्या अब दुनिया जो है वो विश्व युद्ध की तरफ चल रही है? तेहरान की सड़कों पर अजीब सा मंजर है। तेहरान में कहीं पर लोग जश्न मना रहे हैं, कहीं लोग नाच गा रहे हैं, कहीं लोग डर के साए में जी रहे हैं, कहीं अपने बच्चों की मौत पर आंसू बहा रहे हैं। तेहरान में भी यह खबर फैली है कि मर गए हैं खामनई। बहुत सारे लोगों के पटाखे फोड़ते, जश्न मनाते वीडियोज आ रहे हैं। इजराइल में लोग नाच रहे हैं कि मौत हो गई, वो भरोसा कर रहे हैं। मौत हुई है नहीं हुई है ये अगले 24 घंटे में साफ हो जाएगा। और इसी के साथ साफ हो जाएगा कि दुनिया क्या होने वाला है, क्योंकि अब दुनिया में कीमतें आसमान को छूने वाली है, हाहाकार मचने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि क्या दुनिया विश्व युद्ध में जाने वाली है? अबू धाबी की तरह खाड़ी के इतिहास को अब बदला जाएगा? क्या वाकई खामनई की मौत हो गई है, या फिर इस्लामिक रिपब्लिक के पूरे वजूद के अंत की शुरुआत हो गई है? सच कहें तो अगले 24 घंटे तय करने वाले हैं कि दुनिया इस महायुद्ध की आग में झुलसेगी या एक नई आजाद सुबह का सूरज देखा जाएगा। हालांकि इजराइल और अमेरिका के अटैक में ईरान को नुकसान बहुत हुआ है। नुकसान उनके रक्षा मंत्री की मौत और उनके कमांडर्स की मौत को लेकर, क्योंकि इस युद्ध का सबसे सनसनीखेज और खौफनाक मोड़ तब आया जब यह खबर पुख्ता हुई कि ईरान के रक्षा मंत्री अजीज और IRGC के कमांडर जनरल मोहम्मद बाकपुर एक सटीक मिसाइल हमले में मारे। हमला जो था वो खामनई के निवास पर भी किया था, हालांकि उस वक्त वहां वो थे नहीं। अमेरिका इजराइल का यह हमला ईरान के दिमाग पर वार करने जैसा था, क्योंकि किसी भी देश के लिए उसके रक्षा मंत्री और उसके सबसे बड़े सैन्य कमांडर का एक साथ मारा जाना उसकी कमर को तोड़ने जैसा है। इजराइल ने यह मान लिया है कि अगर नेतृत्व को खत्म कर दिया तो ईरान की सेना बिना किसी दिशा के बिखर जाएगी। हालांकि हकीकत इसके उलट भी हो सकती है। ईरान में इन 2 नेताओं की मौत को महान शहादत की तरह पेश किया जा रहा है, और तेहरान की सड़कों पर सिर्फ दुख नहीं, एक आक्रोश भी दिख रहा है, क्योंकि जब किसी भी देश में
बड़े सेनापतियों के जनाजे निकलते हैं तो वहां की जनता अक्सर अपनी सरकार की कमियों को भूलकर दुश्मन के खिलाफ चट्टान बन जाती है। डोनाल्ड ट्रंप जिस ईरान को अंदर से तोड़ना चाहते हैं, यहां पर उस ईरान की जनता पर दुनिया की निगाहें हैं कि क्या इनकी मौत ने उसे एकजुट तो नहीं कर दिया? क्या ईरान का नेतृत्व उन लोगों के हाथ में जाएगा जो पहले से कहीं ज्यादा कट्टर आत्मघाती हो सकते हैं? यह खूनी खेल अब एक ऐसी व्यक्तिगत दुश्मनी में बदल चुका है जिसका अंत शायद किसी महाविनाश के नाम पर होगा, जिसकी भयावता आगे आने वाले समय में आपको दिखेगी। लेकिन इससे पहले एक सवाल कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने जो वेनेजुएला के साथ धोखा किया था वही धोखा ईरान के साथ? शांति के सफेद झंडे के नीचे खूनी खंजर। सवाल महत्वपूर्ण यह है कि यार यह हमला हुआ अचानक से या पहले से तैयारी थी? वॉशिंगटन में, यरूशलेम में कई जानकारी कहते हैं कि पिछले 1 महीने से डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के साथ एक छलावा किया, जिसकी मिसाल इतिहास में नहीं मिलती। जब दुनिया को ओमान के जरिए मीठी खबरें दी जा रही थी कि अमेरिका और ईरान के बीच एक पीस डील होने वाली है, युद्ध नहीं होगा, तब माना जा रहा है कि ट्रंप और नेतन्याहू हमले के उन ठिकानों को मार्क कर रहे थे, निशान लगा रहे थे जिन्हें तबाह करना था, और इसी वजह से पहले दिन ही हमले में रक्षा मंत्री को और उनके टॉप कमांडर को मार गिरा। क्या इस शांति के नाटक का मकसद ईरान को धोखे की नींद सुलाना था ताकि वो थोड़ा इजी हो जाए, एयर डिफेंस सिस्टम को थोड़ा ढील कर दे और जैसे ही ढील करे उसी वक्त एक साथ मिसाइल लॉन्च कर? क्या दोहरे चेहरे ने ईरान के भरोसे की पीठ में खंजर घोंपा है? उसे शुरुआत में संभलने का एक पल नहीं मिला और इसी वजह से ज्यादा तबाही जो है वो ईरान में पहले दिन हुई। डोनाल्ड ट्रंप भरोसे का हथियार के तौर पर इस्तेमाल वेनेजुएला में भी करके आए थे। वहां पर भी वो डील करते थे और उसके बाद सबने देखा कि उन्होंने वेनेजुएला में क्या किया। हालांकि अब यह छलावा खुल चुका है, इसीलिए शायद ईरान ने कहा है कि हम अमेरिका के अहम पर चोट करेंगे। वो जो ग्रेट अमेरिका है उसे आज दुनिया के सामने एक्सपोज कर देंगे और अमेरिका में आने वाली नस्लें याद रखेंगी। ये ईरान की तरफ से कहा है और कहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि मीनाब स्कूल पर हमला हुआ, मासूमों का खून। दरअसल इजराइल और अमेरिका की तरफ से जो हमला हुआ उसका सबसे डरावना चेहरा दक्षिणी ईरान के मीनाब शहर में दिखाई दिया। एक इजरायली मिसाइल ने सीधे एक स्कूल की इमारत को निशाना बनाया। इस हमले में 40 मासूम छात्राओं की मौके पर मौत हुई। मलबे के नीचे दबी किताबें और स्कूल बैग्स की तस्वीरें दुनिया की आत्मा को झकझोर रही है, क्योंकि यह कोई सैन्य ठिकाना नहीं था, कमांड सेंटर नहीं था, यह सिर्फ स्कूल था जहां बच्चों की किलकारियों से गूंजने वाली जगह को बारूद के ढेर बदल गया। डोनाल्ड ट्रंप भले ही बार बार ईरान की जनता को लोकतंत्र और आजादी का सपना दिखा रहे, लेकिन उन्हें भी समझना पड़ेगा कि जब मासूमों का खून सड़कों पर बहता है तो वो सपना नफरत में बदल जाता है। मीनाब स्कूल में बच्चों की लाशों का यह मंजर साबित करता है कि बम कभी भी दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं करता। आज ईरान की वो जनता जो शायद अपनी सरकार से नाराज थी, जब वो इन मासूम बच्चों के जनाजों को देख रही होगी तो विदेशी हमलावरों के खिलाफ अपनी सरकार की ढाल बन सकती है। और अगर ऐसा होता है तो डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल की हार होगी, क्योंकि इसी जनता के भरोसे वो हटाने की कोशिश कर रहे थे इस सत्ता को। सवाल कि क्या ट्रंप और नेतन्याहू ने इस हमले के जरिए ईरान की आम जनता के दिल में नफरत का बीज बो दिया है? यह नरसंहार इतिहास के काले धब्बे के तौर पर याद रखा जाएगा, जिसने साबित किया कि सत्ता की भूख में मासूमों की जाने कोई कीमत नहीं। और वैसे भी इजराइल पर पैलेस्टीन में बच्चों को मारने के आरोप लगते रहते हैं, अब ईरान में भी बच्चों को मारने के आरोप। क्या ईरान में जो नाराज जनता है वो इससे और नाराज हो जाएगी और अपनी सरकार की नाराजगी को भुलाकर इनके खिलाफ हो जाएगी? ये इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू रहने वाला है। हालांकि भारत के दृष्टिकोण से इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान का युद्ध 90 लाख लोगों की जिंदगियों का युद्ध, जो वहां फंसे हैं खाड़ी देशों में। और सवाल यह है क्या दिल्ली बचा पाएगी? क्योंकि भारत के लिए युद्ध किसी टीवी स्क्रीन पर चलने वाली फिल्म नहीं है, यह हमारे अपनों के अस्तित्व की लड़ाई है। खाड़ी देशों में 90 लाख भारतीय, उनकी जान पर आज सीधा खतरा मंडरा रहा है। जैसे ही ईरान की मिसाइल दुबई, कतर, अबू धाबी के पास गिरने लगी, भारत सरकार की सांसें भी अटकी। आनन फानन में ऑपरेशन सिंधु की घोषणा की गई। यह शायद मानव इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक रेस्क्यू मिशन हो सकता है अगर ये जंग आगे बढ़ी। एयर इंडिया ने पहले ही अपनी तमाम उड़ानें रद्द कर दी, क्योंकि मिडिल ईस्ट का आसमान अब नागरिक जहाजों के लिए मौत का रास्ता बन गया है। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है इन 90 लाख लोगों को समुद्र के रास्ते वापस लाना। अब आप सोचिए कि जब आसमान में मिसाइल दौड़ रही हो और समुद्र में युद्धपोत तैनात हो, तब नौसेना भेजना भी कितना बड़ा जोखिम है। आज तमाम भारतीय परिवार की सांसें अटकी पड़ी हैं, क्योंकि 90 लाख लोग फंसे और इसीलिए वो दिल्ली की तरफ देख रहे हैं कि क्या सरकार जो है वो जंग के मैदान से लाखों लोगों को सुरक्षित निकालेगी। अगर ये हमला बढ़ा, अगर होर्मुज की जलसंधि बंद हो गई तो ये 90 लाख लोग वहीं फंस जाएंगे और भारत के लिए सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी बन जाएगी। 90 लाख। और ईरान में संकट बढ़ता जा रहा है, ब्लैकआउट हो चुका है। ईरान में आज पूरी तरह सूचनाओं का ब्लैकआउट। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोस्तों, मज़ीद ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, बाखबर आपको मिलती रहेगी।